वेलकम टू आरती क्लासेस अगेन। तो आज हम लोग क्लास 12 का रिवीजन करने वाले हैं, जो आरडब्ल्यू टीम द्वारा नवीन सर द्वारा जीके जीएस का जो प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, उसका हम लोग क्लास 12 का रिवीजन बहुत अच्छे से करेंगे। तो जिन्होंने भी नोट्स बनाए हैं वो अपना नोट्स ओपन कर लें, और जो नोट्स नहीं बनाए हैं वो अगर ये हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया गया है। आप वहां जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पर सारी पीडीएफ, मतलब 1 से लेकर 12 तक क्लास की पीडीएफ आपको वहाँ पर एक साथ मिल जाएगी। और साथ में आपको वहाँ पर डेली प्रैक्टिसेस होती हैं। डेली हिंदू न्यूज़पेपर वहाँ पर सेंड किया जाता है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहले क्लास 11 का रिवीजन करेंगे, जो हमेशा डेली सर करवाते हैं। तो वारली चित्रकला किससे संबंधित है? तो महाराष्ट्र से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस 25 मई को मनाया जाता है। मीटिंग बाय द रिवर किसके लेखक है? तो मोहन भट्ट इनके लेखक है, और मोहन भट्ट ही मोहन वीणा के संस्थापक हैं। ठीक है। लोकसभा में जनरल के लिए कितना सीट है? तो 412 सीट है। तंदूर कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो तेलंगाना है। तस तंदूर तस तेलंगाना, तो इसको आप याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करें, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। क्वेश्चन संख्या 1 है कि लोक नृत्य ने सर से क्वेश्चन बताए थे, जैसे कि धनगढ़ी गजा कहाँ का नृत्य है? तो महाराष्ट्र का है। डांडिया गुजरात का है। डोलू कुनीथा कर्नाटक का। पाइका झारखंड और उड़ीसा दोनों में होता है। ठीक है। एक होता है थुल्लल या फिर थुल्लम बोलते हैं इसको। ये कहाँ का नृत्य है? तो ये केरल का है। इसके 3 रूप होता है। कौन कौन से? तो सीतांकन, परायण और ओट्टम। ठीक है। थय्यम थय्यम और कोलकली भी केरल का ही है। एक थिएटर होता है वहाँ पे, मुद्दीयट्टू। मुद्दीयट्टू भी नाटक है, ये भी केरल का ही है। ठीक है। मुद्दीयट्टू, छऊ और कलबेलिया, ठीक है, जो राजस्थान का डांस है, इसको 2010 में वर्ल्ड हेरिटेज में साइट में शामिल किया गया। ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट टोटल कितने हैं? तो टोटल 43 साइट है इंडिया में। इंटेंजिबल साइट कितने हैं? तो अमूर्त साइट है 15 साइट है। ठीक है, इंटेंजिबल। अब कुछ लोक नृत्य है जो अलग अलग राज्यों के हैं, जैसे कि लावणी नृत्य है, ललिता, पोवाड़ा, लेजिम डांस, गफा डांस, बंध्या मुरली, ये कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का है। ठीक है। रंगवती, रणपा, संबलपुरी, ब्लैक एंड व्हाइट डांस, ये उड़ीसा का है। गिद्धा, धमान, लुड्डी, जुल्ली, किकली, ये पंजाब का है। चैरी, चांग, गणगौर, घूमर, निहरताली, कलबेलिया, ये राजस्थान का है। कोलट्टम, मल्लीअट्टम, सिलबट्टम, कड़फाम, ये कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। मयूर, कजरी, चरकोला, ये सब यूपी का है। ठीक है। चचड़ी, लांगवीर, हारून सब उत्तराखंड का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लोक संगीत के बारे में, कि हेकेलियू, हेलीमेलियू और हेरेलियू और नियलियू, ये कहाँ का लोक नृत्य है, लोक संगीत है? तो ये है नागालैंड का। एक नियोगा है अरुणाचल प्रदेश का लोक संगीत है। ठीक है। बात करते हैं अगला लोक संगीत। बाउल लोकगीत कहाँ का है? तो वेस्ट बंगाल का। गाडो लोकगीत कहाँ का है? गोवा का है। सॉरी, मांडो, या गाडो नहीं, मांडो है। मांडवी नदी वहां बहती है, तो मांडो आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है। छकड़ी लोक संगीत और भाका लोक संगीत, ये जम्मू कश्मीर का है। खुबक एसई लोक संगीत कहाँ का है? तो मणिपुर का है। अवंती या पंचाली, ये उड़ीसा का है। पखीड़ा राजस्थान का है। टप्पा कहाँ का है? तो पंजाब का है। ठीक है। वानावुन लोक संगीत कहाँ का है? तो जम्मू कश्मीर का है। ये विवाह के समय गाया जाता है। अल्लाह लोक नृत्य लोक संगीत यूपी प्लस एमपी। भटियाली वेस्ट बंगाल। भवी पल्ला, ये केरल का है। पंडवानी छत्तीसगढ़ से है, और ये महाभारत के जो भीम है उन पर आधारित है ये। ठीक है। और पंडवानी से एक बहुत से प्रसिद्ध एक कंपोनेंट है जिनका नाम है तीजन बाई। ठीक है। तीजन बाई पंडवानी से संबंधित है, और पद्म विभूषण इनको मिल चुका है 2019 में। ठीक है। गोंधल भरूद, ये राजस्थान, ये महाराष्ट्र का है। ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको, कि अभी अभी गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट में टोटल 7 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है, जिसमें से 4 लोग जो हैं वो जीवित हैं, और 3 लोग मरणोपरांत हैं। एक आदमी जो है उसमें, वो सुजुकी के फाउंडर हैं, जो इंडिया में उन्होंने सुजुकी को लेकर बहुत अच्छा कार्य किया है, जो घर घर गाड़ी पहुंचाना उनका, मतलब ये एक अच्छा काम किए, तो उनको लेकर एक दिया गया है पद्म विभूषण, जो जापान से संबंधित रखते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कदम रसूल मस्जिद कहाँ है? तो 1530 में बनाया गया था। नुसरत शाह ने बनवाया था 1530 में। गौर, मतलब गौर एक जिला है मालदा वेस्ट बंगाल में, वहीं पे है। ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। काबुली बाग मस्जिद पानीपत हरियाणा में है। खैरुल मस्जिद नई दिल्ली में है। अटाला मस्जिद जौनपुर यूपी में है। नगीना मस्जिद आगरा में है। मक्का मस्जिद भारत वाला तो हैदराबाद में है। ठीक है। पौंचे एक पारंपरिक दूल्हे की तलवार है। क्वेश्चन संख्या 3 है। ठीक है। बौंचे एक पारंपरिक दूल्हे की तलवार है, जिसे डैश
में आदिवासी विवाह समारोह के दौरान पहना जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश का ये, ठीक है। ड्रेसेस कुछ कुछ स्टेट्स के सन ड्रेसेस बताए थे, जैसे कि रहीदे कहाँ का है, तो हिमाचल प्रदेश का है। मेखला चादर असम का है। फेरन कहाँ का है, तो जम्मू कश्मीर का। नौवारी साड़ी महाराष्ट्र प्लस गोवा दोनों का है। जियासेन ड्रेस कहाँ का है, तो मेघालय का है। ऋषा ड्रेस कहाँ का है, त्रिपुरा का है। काजीवरम ड्रेस तमिलनाडु का। पटोला ड्रेस गुजरात का। कसाबू साड़ी केरल। संबलपुर साड़ी उड़ीसा। पैठणी साड़ी महाराष्ट्र। पुआन साड़ी मिजोरम। इलकल साड़ी कर्नाटक का है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्रेसेस है जो क्वेश्चन में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो याद रखेगा इसको। राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अगस्त को, मतलब राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय मच्छर दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अभियंता दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा प्लस अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। इंटरनेशनल फोटोग्राफी डे 29 अगस्त को। और मानवतावादी दिवस 29 अगस्त को ही मनाया जाता है। एक यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखा हूं, जैसे कि ललिता कुमारी, ललिता सिंदूरी, ये कुचिपुड़ी डांस से संबंधित है, याद रखिएगा इनको। और इन्होंने कुचिपुड़ी से पीएचडी करके रखी है, याद रखिएगा, ठीक है। सितंबर के कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, जैसे कि 2 सितंबर को इंटरनेशनल कोकोनट डे। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे। 23 सितंबर को इंटरनेशनल सांकेतिक भाषा दिवस। 27 सितंबर को इंटरनेशनल पर्यटन दिवस है। तो इतना कुछ आपको सितंबर से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर बीसी राय ट्रॉफी एक भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट है। ये कितनी उम्र के लोगों को दिया जाता है, तो देखिए ये दिया जाता था 19 वर्ष के कम उम्र वाले आयु को खिलाड़ी को दिया जाता था, लेकिन अब भारत सरकार ने 2024 से 15 वर्ष से कम आयु वाले खिलाड़ी को दिए जाने का फैसला किया है, ठीक है, याद रखिएगा। ये बीसी राय ट्रॉफी है। एक बीसी रॉय अवार्ड होता है जो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। शुरुआत कब हुआ था, तो 1962 से शुरू हुआ था, ठीक है। और 2025 में इनको किसको मिला है, तो डॉक्टर बी श्रीनिवास को 2025 में मिला है, याद रखिएगा। दुनिया की सबसे पुरानी फुटबॉल ट्रॉफी तो स्कॉटिश कप है, 1874 में खेला गया था इसको, ठीक है, शुरू पहली बार। एशिया प्लस इंडिया की सबसे पुरानी ट्रॉफी तो 1888 में खेला गया था। 1888 में खेला गया था कहाँ पे, शिमला में। कौन सा ट्रॉफी है, डूरंड कप है, याद रखिएगा, एशिया प्लस इंडिया दोनों का। क्वेश्चन संख्या 7 है कि लोन फॉर डांसिंग के लेखक कौन है, तो ये लेखक है रस्किन बॉन्ड। किसके, रस्किन बॉन्ड। द ब्लू अम्ब्रेला इनका ही लेखक है, इनका ही मतलब रचना है। द रूम ऑन द रूफ, एंग्री रिवर, चेरी ट्री, द गोल्डन ईयर्स, इसको 2023 में लिखा है इन्होंने। द टनल, दिल्ली इज नॉट फार, डस्ट ऑन द माउंटेन, हाउ टू बी हैप्पी, अनदर डे इन लंदूर, ठीक है, ये लिखा है। देखिए, हाउ टू बी हैप्पी 2024 में लिखा, अनदर डे इन लैंडूर लिखा 2025 में, और द गोल्डन ईयर्स ये 2023 में लिखा, ठीक है। तो इसके करंट अफेयर के हिसाब से ये 23, 24 और 25 तीनों साल का इनका किताब इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। कौन लिखा है ये, तो रस्किन बॉन्ड ने लिखे हैं, ठीक है। एक किताब है हिमालयन ब्लंडर, इन्होंने लिखा है, जॉन डाल्विन ने लिखा है, ठीक है। और ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखा है, तो खुशवंत सिंह ने लिखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त बैठक किसमें लिखा है, जो संयुक्त बैठक होती है संसद की, ये लिखा है आर्टिकल 108 में, ठीक है। 1961 में पहली बार संयुक्त बैठक हुआ था, दहेज प्रथा के लिए हुआ था, याद रखिएगा। और संयुक्त बैठक अब तक 3 बार हो चुका है, 1978 में, 1961 में और 2002 में। संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता जो लोकसभा के स्पीकर होता है वो करता है, याद रखिएगा, ठीक है। कौन सी शक्तियां केवल लोकसभा के पास है, याद बताइए। धन विधेयक का पुनः स्थापन और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करनी, यही शक्ति केवल और केवल लोकसभा के पास है, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन जो 4 ऑप्शन सर ने दिया था उस ऑप्शन के हिसाब से, बाकी बहुत सारे उसको लोकसभा के पास शक्तियां हैं, ठीक है। देखिए, बात करते हैं धन विधेयक की परिभाषा किसमें लिखा गया है, तो आर्टिकल 110 में लिखा गया है। और को धन विधेयक देखिए पारित कहाँ होता है, तो 109 में पारित होता है, लोकसभा में पारित होता है ये, ठीक है, 109 में। फाइनेंस बिल 117 में लिखा है। धन विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह कौन निर्णय करता है, तो ये लिखा है, ये करता है लोकसभा स्पीकर ने, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि धन विधेयक की परिभाषा लिखा है 110 में, और लोकसभा में पारित होता है 109 में। जबकि जो फाइनेंस बिल है, मतलब धन विधेयक है, वो 117 में लिखा गया है, आर्टिकल 117 में लिखा गया है, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 10 है
कि राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य की प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो ये करता है विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचित सदस्य। और ये एकल संक्रमणीय मत का यूज होता है, ठीक है, याद रखिएगा। टोटल आरएस सीट कितने हैं, मतलब राज्यसभा सीट कितने हैं भारत में? तो 245 हैं। स्टेट प्लस यूटी मिलाकर कितने हैं? तो 238 है, प्लस 12 लोग राष्ट्रपति अलग अलग क्षेत्रों से नॉमिनेट करता है, याद रखिएगा। अलग अलग क्षेत्रों जैसे कि कला का क्षेत्र हो गया, शिक्षा का क्षेत्र हो गया, अच्छे काम का क्षेत्र हो गया, ये सब से क्षेत्र से जो राष्ट्रपति होते हैं वो 12 लोगों को नामित करते हैं। तो इस तरह से टोटल सीट मिलाकर मैक्सिमम सीट राज्यसभा में 250 से हो जाता है, ठीक है। राज्यसभा में सीट का आवंटन चौथी अनुसूची में लिखा गया है कि कौन सा राज्य में कितना राज्यसभा का सीट होगा, कौन सा यूटी में कितना राज्यसभा का सीट होगा। राज्यसभा में पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो वाइस प्रेसिडेंट होता है, आर्टिकल 64 में लिखा है। मतलब ये लिखा है कि आर्टिकल 64 में कि जो व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप राज्यसभा का अध्यक्ष बन जाएगा, ठीक है। राज्यसभा का पूरा नाम क्या है? तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यों की परिषद नाम है इसका। 1954 में इसका नया नाम दिया गया था, क्या? तो राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 में हुआ था, पहला सत्र। और आरएस का गठन जो हुआ था, जो राज्यसभा का गठन हुआ था, 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। और इसमें कोरम कितना होता है? तो 1/10 कोरम होता है। कोरम मतलब क्या है? देखिए कि मान लीजिए कि अभी 250 लोग अभी राज्यसभा में हैं, ठीक है। तो 250 लोग में से 10 उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो टोटल कितने लोग बचेंगे? तो 25 लोग बचेंगे। तो अगर राज्यसभा में एक बैठक में 25 लोग भी शामिल हैं तो उस राज्यसभा को हम आगे उसकी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन 25 से 24 होंगे तो राज्यसभा स्थगित हो जाएगा उस दिन का, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पर अटेंडेंस कम है लोगों, मतलब जो राज्यसभा का सदस्य है उनका अटेंडेंस कम है। तो मिनिमम अटेंडेंस 25 होना चाहिए और मैक्सिमम ये कितना भी हो जाए चलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसी को कोरम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में राज्यों की आवंटित स्थानों के आधार पर अवरोही क्रम बनाएं। देखिए यूपी में 31 सीट है राज्यसभा का, महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में 18 है और बिहार में 16 है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसी तरह यूपी में सबसे ज्यादा सीट है लोकसभा का, लगभग 80 सीट है, ठीक है। लगभग 80 सीट है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई भी राष्ट्रपति का उम्मीदवार यूपी के गलियारों से घूम जाए तो वो उसका चांस है बहुत जीतने का कि वो इस बार प्रधानमंत्री बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यूपी सिर्फ अकेले 80 सीट कंसिस्ट करता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए वेस्ट बंगाल 16 रखता है, कर्नाटक 12 सीट रखता है, उड़ीसा प्लस राजस्थान 10-10 सीट, गुजरात प्लस आंध्र प्रदेश 11 सीट, असम और पंजाब प्लस तेलंगाना 7-7 सीट क्रमशः रखते हैं, ठीक है। दिल्ली 3 सीट और जम्मू कश्मीर 4 सीट, ठीक है। आप बताएंगे कि दिल्ली में लोकसभा का सीट कितना है, या बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि साउथ अफ्रीका में रहने की अवधि में गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो इंडियन ओपिनियन इन्होंने लिखा था, मतलब इनका प्रकाशन था 1903 में, ठीक है। इनका एक और भी पत्रिका है हिंद स्वराज, जो 1909 में प्रकाशित हुआ, और इंडियन ओपिनियन 1903 में प्रकाशित हुआ। ये दोनों जो पत्रिका है ये अफ्रीका में रहकर निकाले थे, याद रखिएगा। नवजीवन प्लस यंग इंडिया और प्लस हरिजन पत्रिका ये भारत आकर इन्होंने 1933 में निकाला, ठीक है। नवजीवन, यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका। आत्मकथा का नाम क्या है इनका? तो स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ठीक है। गुजराती भाषा में इसको लिखा गया था। और इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया? इसने तो महादेव देसाई ने की थी, ठीक है। साउथ अफ्रीका में इन्होंने नटाल कांग्रेस का स्थापना किया था, याद रखिएगा, 1894 में। क्वेश्चन संख्या 13 है कि गांधी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपादन के संबंध में सही युग में क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका 1905 में, ठीक है, इन्हें किया था। सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द का इस्तेमाल अफ्रीका में किए थे इन्होंने, ट्रांसबॉल नामक जगह पे। और साउथ अफ्रीका कब गए थे? ये तो 1893 में गए थे। क्यों गए थे? तो वहां पर एक केस लड़ने गए थे और अपना लॉ की पढ़ाई भी करने गए थे वहीं पे। और वापस कब आए? तो वापस आए हैं इन्होंने 9 जनवरी 1909 को वापस आए थे, गोपाल कृष्ण गोखले के आग्रह पर अपोलो बंदरगाह पर वापस आए थे। अफ्रीका में इनको सेंट पीट्स मारिथस तबर्ग स्टेशन से उनको बाहर उतार दिया गया था, मतलब ये रंग भेदभाव के आधार पर, ठीक है। और पहली बार जेल कब गए थे महात्मा गांधी? तो 1908 में पहली बार जेल गए थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन संख्या 14 है कि गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह कब आरंभ किया? तो इनका प्रथम सत्याग्रह था चंपारण आंदोलन 1917 में। मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध में इन्होंने ये किया था। और निमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने निमंत्रण दिया था।
देखिए, चंपारण में 3 कठिया प्रणाली चलती थी जो अंग्रेजों द्वारा चलाया जा रहा था। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास 3 कट्ठा ज़मीन है, ठीक है? तो हाँ, 20 कट्ठा, देखिए 1 कट्ठा ज़मीन पर आपको 3 भाग 3 भाग आपको नील की खेती करनी पड़ेगी और 17 भाग आप खुद अपना जो भी चीज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को रोकने के लिए गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था, ठीक है? नील की खेती को रोकने के लिए क्यों भाई? तो नील का खेती जब होता है तो नील का खेती करने में एक बार में ही जो जमीन का उर्वरक जो शक्ति होता है वो लगभग खत्म हो जाता है। उसके बाद जमीन को 3 साल 4 साल छोड़ा जाए तब उसमें वर्मी कंपोस्ट से या फिर जो भी नमी है वो बनता है। उसके बाद उसमें फिर से वो उपजाऊ मिट्टी बनती है। मतलब एक भाषा में बोले तो, एक शब्द में बोले तो, ये एक बार अगर हम नील की खेती कर ले किसी भी जमीन पर तो उसकी उपजाऊपन खत्म हो जाती है। इसलिए वहाँ के जो किसान हैं वो नील की खेती करने के लिए रोक मतलब मना करते थे कि हम लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो जमीन होता है उसका उपजाऊपन खत्म हो जाता है, ठीक है? तो इसी को रोकने के लिए चंपारण में गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन 1917 में चंपारण आंदोलन शुरू किया था, याद रखिएगा। उसके बाद 1918 में एक और आंदोलन होता है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जिसमें कहा गया था कि मजदूरों को अंग्रेजों ने मजदूरों को कहा था कि आपको 50% बोनस दिया जाएगा, लेकिन अंग्रेजों ने मना कर दिया कि हम आपको 50% बोनस नहीं देंगे, ठीक है? तो वहां पर गांधी जी ने फिर से अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन करके 35% पर जो मजदूर थे वो मान गए थे, ठीक है? उनको 35% बोनस दिया गया था और इसको खेड़ा सत्याग्रह शुरू किया था, ठीक है? 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया जो प्रथम जन आंदोलन था। कहा था कि 1 वर्ष में ही यहाँ पे स्वराज्य हम पालेंगे, ठीक है? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 तक चला। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब चला? तो ये 1940 में चला था, ठीक है? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त से 9 अगस्त 1942 में चला था, ठीक है? कहीं-कहीं पे 8 अगस्त, कहीं-कहीं पे 9 अगस्त होता है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम का स्थापना किए थे 1917 में, ठीक है? और सेवाग्राम आश्रम जो है वो महाराष्ट्र के वर्धा में है, याद रखिएगा। 1936 में महात्मा गांधी ने ही इसका स्थापना की थी। फिनिक्स आश्रम ये डरबन में है। डरबन कहाँ पड़ता है? तो साउथ अफ्रीका में। 1904 में स्थापना किया था इन्होंने, महात्मा गांधी ने ही। और टॉलस्टॉय फॉर्म था एक, ये भी 1910 में साउथ अफ्रीका में ही इसको स्थापना किया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन संख्या 16 है कि भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया तारापुर, महाराष्ट्र में, यूएसए की हेल्प से 1969 में, ठीक है? नरौरा नाभिकीय ऊर्जा ऊर्जा ये जो संयंत्र है इसका ये यहाँ पर नाम है, एक नरौरा यूपी में है, रावत भाटा गुजरात में है, रावत भाटा सॉरी राजस्थान में है, कलपक्कम तमिलनाडु में, कुड्डनकुलम तमिलनाडु में, कैगा कर्नाटक में है और काकड़ापड़ा कहाँ है? गुजरात में है, याद रखिएगा। क्वेश्चन संख्या 17 है कि प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ खोला गया? तो ये असफल था, ठीक है? ये दार्जिलिंग में खोला गया था 1897 में, ठीक है? लेकिन प्रथम सफल जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम पर खोला गया, कावेरी नदी के किनारे कर्नाटक में खोला गया, 1902 में खोला गया था, याद रखिएगा, ठीक है? कोयना जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में, कोयना नदी में बना है। खोपोलो जल विद्युत परियोजना ये भी महाराष्ट्र में ही है। नाथपा झाखड़ी ये हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी में बना है, ठीक है? याद रखिएगा। तवा विद्युत परियोजना ये है मध्य प्रदेश में और तवा नदी पर ही बनाया गया है इसको। पांचेत जल विद्युत परियोजना झारखंड में है, पाचेत नदी पर, ठीक है? 18 नंबर क्वेश्चन है कि बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से हुआ है? तो ये हुआ है रूस के सहयोग से, रसिया ने इसको सहयोग करके भारत में बनाया गया। कब बना? तो 1964 बना था। बोकारो कहाँ है? झारखंड में है, ठीक है? थर्ड 5 ईयर प्लान के अनुसार में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है? कब था इसका ड्यूरेशन, कब था थर्ड 5 ईयर प्लान का? तो 1952 से 61 तक। और ये चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है थर्ड 5 ईयर प्लान, ठीक है? राउरकेला जो है, राउरकेला में एक स्टील संयंत्र निर्माण केंद्र बना उड़ीसा में 1959 में जर्मनी की मदद से, ठीक है? भिलाई में कब बना? तो छत्तीसगढ़ में है भिलाई, 1955 में बना, ठीक है? रूस की मदद से बना था। और जबकि दुर्गापुर जो है वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पर 1959 में बना और ये यूनाइटेड किंगडम की हेल्प से बना था, याद रखिएगा, ठीक है? एक है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसका स्थापना 1976 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है? स्थापना 1976 में, यहाँ पर 1973 होगा, सॉरी यहाँ पर 73 होगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय द्वारा चीनी उद्योग का विकास कब हुआ था? तो 1903 में प्रतापपुर में हुआ था सबसे पहले। एक है रिसड़ा में प्रथम जूट मिल खोला गया 1855 में वेस्ट बंगाल में। रिसड़ा कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। स्टील का प्रथम उत्पादन 1874 में वेस्ट बंगाल में हुआ था। बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ 1854 में खोला गया था।
बॉम्बे स्पिनर नाम था उस कपड़े के मिल के कंपनी का, ठीक है, 1854 में खोला गया था, याद रखिएगा। देखिए, एक है कि कागज का पहला असफल उत्पादन जब हुआ था श्रीरामपुर वेस्ट बंगाल में, कब? 1832 में। लेकिन कागज का पहला सफल उत्पादन कब हुआ था? तो 1867 में हुआ था बालीगंज में, ठीक है, ये भी वेस्ट बंगाल में ही हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन संख्या 20 है कि वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है उसको क्या बोलते हैं? तो रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। तो वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट कितना है? तो 3.5% है, ठीक है। रेपो रेट कितना है अभी? तो आरबीआई जो होता है वो अन्य बैंक को ऋण देता है, मतलब कर्ज देता है, 6% के हिसाब से वो देता है, ठीक है। और बैंक रेट क्या होता है? तो वाणिज्यिक संस्थानों को ऋण देता है, जितने भी कमर्शियल सेक्टर्स हैं उनको ऋण देता है। कौन देता है? तो आरबीआई देता है। तो 6.5% पर वो ऋण देता है, याद रखिएगा। किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था? तो नरसिम्हन समिति। केलकर समिति किसके हुआ था? तो जीएसटी में सुधार के लिए। ये जीएसटी क्या है? एक तो इनडायरेक्ट टैक्स है, याद रखिएगा, टैक्स है, याद रखिएगा। चलिया समिति कर सुधार हेतु। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार हेतु, ठीक है। तेंदुलकर कमेटी हुआ था गरीबी रेखा को देखने के लिए। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन के लिए हुआ था स्थापना। आबिद हुसैन समिति ये होता लघु उद्योग के लिए। वायु समिति तो प्रत्यक्ष कर के लिए हुआ था। सरकारिया समिति तो केंद्र राज्य संबंध के लिए स्थापना हुआ था। एकवर्त समिति कब हुआ था? तो रेलवे बजट और आम बजट के लिए हुआ था। जबकि विवेक देवराय समिति से रेलवे बजट और आम बजट को एक करने के लिए किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। एक था रेखी समिति। ये रेखी समिति भी इनडायरेक्ट टैक्स से संबंधित है। क्वेश्चन संख्या 22 है अमृत का पूर्ण रूप क्या है? तो जून 2015 में शुरू किया गया अमृत का पूर्ण रूप है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांजिशन, याद रखिएगा। क्यों शुरू किया गया था इसको? तो शहरों में जो वाटर सप्लाई होता है उसको अच्छा करने के लिए शुरू किया गया था। एक है हृदय। हृदय का पूर्ण रूप क्या है? तो हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड आर्गुमेंटेड योजना। सांस्कृतिक विरासत जो है उसको संरक्षण देने के लिए 2015 में भारत सरकार द्वारा हृदय को शुरुआत किया गया था। एक है प्रसाद योजना, 2017 में शुरू किया गया था इसको। तो प्रसाद योजना का फुल फॉर्म होता है कि पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल आर्गुमेंटेटिव ड्राइव, ठीक है। क्यों क्यों शुरू किया था इसको? तो पर्यटन को मजबूत करने के लिए, जो भारत में पर्यटन है उसको मजबूत करने के लिए प्रसाद योजना को शुरू किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 23 है कि उपभोक्ता अधिकारों के संदर्भ में कोपड़ा का पूर्ण रूप क्या है? तो कोपड़ा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कब आया था? 1986 में आया था। और इसको प्रतिस्थापन किया गया 2019 में। जागो ग्राहक जागो का नारा है ये कोपड़ा का ही है और इसी एक्ट का स्लोगन है, ठीक है। एगमार्क एक्ट था 1937 में, खाने के उत्पाद के लिए इसको लाया गया। ट्रेडमार्क एक्ट लाया गया 1999 में। वस्तु और सेवा की पहचान और उनके उपयोग के लिए लाया गया था। इसको 2016 में इसमें संशोधन किया गया है, ठीक है। आईएसआई मार्क का जो है, जो इंडियन स्टैंडर्ड इन इंस्टीट्यूशन का फुल फॉर्म होता है, ये औद्योगिक उपयोग के लिए इसको स्थापना किया गया। 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन संख्या 24 है कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या है? तो उसको हमेशा ऋणात्मक होता है वो। घर्षण बल, देखिए घर्षण बल दो तरह का होता है, एक होता है स्टैटिक और एक होता है गतिज। स्टैटिक मतलब क्या होता है कि जिसको हम स्लाइड कर सके, रोल कर सकें, ठीक है, वो होता है स्थैतिक। और होता है गतिज होता है जिसको हम स्लाइड ना कर सकें, याद रखिएगा। गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या बोला, कौन बोला? तो बॉयल्स लॉ का ये मतलब उन्होंने कहा है, मतलब बॉयल्स लॉ कहा है थी पी इज इक्वल पी व्युत्क्रमानुपाती 1/v, ठीक है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। v मतलब वेलोसिटी, ठीक है, सॉरी v मतलब, हाँ, v मतलब वॉल्यूम, v मतलब वॉल्यूम और p मतलब दाब, ठीक है, याद रखेगा। स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे ये किसने कहा? तो चार्ल्स का ये नियम बोलता है, ठीक है। जिस तापमान पर गैस का आयतन शून्य हो उसे जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब परम शून्य ताप कहा जाता है। और आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है? तो पीवी इजकल टू एनआरटी। आइडियल गैस का समीकरण होता है पीवी इजकल टू एनआरटी, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 26 है कि स्तनधारियों से संबंधित सर ने कुछ क्वेश्चन बताया था, जैसे कि सामान्यतः स्तनधारियों के बीच के बाल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। बच्चों को दूध पिलाने के लिए इनमें स्तन होता है, जी होता है, बिल्कुल। स्तनधारियों के हृदय में 4 तक होते हैं, बिल्कुल होता है। और कुछ स्तनधारी अंडे देते हैं, जैसे कि प्लेटिपस और एकेडिना। उच्च तापी और ये नियत तापी होते हैं। तो ये 5 चीज आपको स्तनधारियों से याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि
मछलियों में ब्लड सर्कुलेशन किस माध्यम से होता है? जैसे कि निलय से रक्त केवल गिल्स में जाता है, बिल्कुल सही बात है। गिल्स से रक्त शरीर के बाकी हिस्सों में भेजा जाता है। तो ये दो स्टेटमेंट क्वेश्चन से सही था, ठीक है। अगला स्टेटमेंट थी मत्स्य वर्ग के हृदय में परिसंचरण होता है, सिंगल होता है, शरीर से रक्त आलिंद में प्रवेश करता है, ठीक है। और मत्स्य जो होते हैं वो अपशिष्ट का उत्सर्जन अमोनिया के रूप में करते हैं, जबकि पक्षी जो होते हैं वो यूरिक अम्ल में करते हैं, और मानव जो होते हैं वो यूरिया के रूप में करते हैं। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक फॉर्मूला क्या है? तो NH2CO NH2 है, ठीक है। कौन बनाया था यूरिया को? तो फ्रेडरिक वोलर ने इसको सबसे पहले बनाया था। मत्स्य जो होती हैं वो गल्फरों से श्वसन करती हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन संख्या अगला है कि हाल ही में इसरो ने पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह में शुरू किया है, याद रखिएगा। स्थापना कब होता है इसरो का? तो 1969 में 15 अगस्त हुआ था। एक हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। इसका पुराना नाम क्या है? तो इनकोस्पार इसका पुराना नाम है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल कमिटी ऑन स्पेस एंड रिसर्च, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, 1962 में इसको बनाया गया था। और विक्रम साराभाई ने इसको स्थापित किया था। जापान की मदद से भारत अब 5वां चंद्रयान मिशन पर भेजेगा। एक होता है प्रोबा मिशन भेजा गया था, तीसरा मिशन था ये, ठीक है। प्रोबा 3 मिशन जो है वो इसरो के द्वारा भेजा गया था, ठीक है। आदित्य 11 मिशन जो है वो PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो XL67 है उसको लेकर गया था, ठीक है, आदित्य 11 मिशन को। क्वेश्चन संख्या 29 है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में जीता है, ठीक है। तो ये गुलवीर सिंह है। कहाँ हुआ था आयोजित? ये तो जापान में आयोजित हुआ था, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉन्टिनेंटल टूर होता क्या है, तो देखिए जब पुरुष दौड़ते ये इस खेल में जब कोई दौड़ता है मतलब ये रनिंग का खेल है, ठीक है। तो देखिए ये ट्रैक है मान लीजिए, और इस ट्रैक पर बहुत सारे बाधाएं होती हैं। यहाँ पर कुछ पानी गिरा पड़ा है, यहाँ पर एक बैरिकेडिंग टाइप का लगा हुआ है, तो उसको पार करके इस खेल को खेला जाता है, इस दौड़ को दौड़ा जाता है, ठीक है। उसको जो खिलाड़ी होते हैं, जो एथलेटिक्स होते हैं, उसको पार करते हैं, ऐसे पार करते हैं, कूद कर दौड़ कर पार करते हैं, ठीक है। और जो जल्दी पार कर जाता है वो उस खेल को जीत जाते हैं, वो जो ये दौड़ है उसको जीत जाता है, ठीक है। तो अभी भारत के गुलवीर सिंह जो हैं वो जापान में हो रहे एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में 5000 मीटर में पुरुषों में इन्होंने खिताब जीता है, ठीक है। एक है अविनाश सांबले जो है वो एशियन गेम्स 2023 में इन्होंने जो गोल्ड जीता है। एशियन गेम्स 2023 कहाँ हुआ था? तो चाइना में हुआ था, 300 मीटर के स्टीपल चेज में, ठीक है। 25 हॉर्नबिल फेस्टिवल किस देश को चुना गया है? तो ये वेल्स को चुना गया है, वेल्स में होगा। शुरुआत कब हुआ था हॉर्नबिल फेस्टिवल का? 2000 में हुआ था। 1 से 10 दिसंबर तक के बीच होता है। नागालैंड स्थापना दिवस भी 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और दक्षेश पक्षी जो होता है उसको हॉर्नबिल चिड़िया बोलते हैं, उसको हॉर्नबिल बर्ड बोलते हैं, उसको हिंदी में दक्षेश पक्षी के याद में इसको मनाया जाता है। नागालैंड के अलावा त्रिपुरा में भी हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। त्रिपुरा में देखिए नागालैंड में एक मोआत्सु फेस्टिवल होता है जो 3 दिन के लिए होता है। सेंक्रनई फेस्टिवल 10 दिन के लिए होता है। यमसे, आओलेग, बुशुदीमा और तुलुनी फेस्टिवल ये भी कहाँ होता है? तो ये नागालैंड में होता है, याद रखेगा। तो ये आज का 30 क्वेश्चन खत्म हो चुका है हमारा, जो क्लास संख्या 12 था। तो अब तक आप इस क्लास में बने हैं तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने दिशा में सही जा रहे हैं, ठीक है। अगला जो सर ने दिया था होमवर्क जिसमें लिखा था कि हॉर्नबिल भारत के किन 2 राज्यों का राजकीय पक्षी है? तो 2 विशेष पक्षी है वो अरुणाचल प्रदेश और केरल राज्य का राजकीय पक्षी है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आज का क्लास हमारा यहीं खत्म होता है। तो जिन भाइयों को या फिर जिन बहनों को इसका PDF चाहिए, आपको एक लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, व्हाट्सएप ग्रुप और एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, आप उसको दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पर डेली PDF भेजा जाता है, ठीक है। और क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक का PDF आपको वहाँ पर पढ़ा मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।